गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियो के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब एक्चुअल में देखा जाए ना कि भाई अभी एग्जाम नज़दीक है, जो राजस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं और अदर्स पैरामेडिकल वाले कोर्स के लिए भी ये शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई अभी हमारा टारगेट है सप्लीमेंट्री एग्जाम डी फार्मेसी वालों का, कि भाई एक्चुअल में मैंने मतलब काफ़ी रिसर्च करके मतलब 3-4 बुकों से चीज़ें नोट करके 5 सालों के पिछले PYQ क्वेश्चंस देख के, है ना, सब कुछ देखा। उसके बाद में मैंने ये चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि क्या रहेगा, आप लोग अगर ये 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा ना शॉर्ट क्वेश्चन का, अगर उसको कंप्लीट देख लेते हो तो सीधे सीधे एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल जाएगी 15 से 20 नंबर की, है ना। कितने नंबर की? 15 से 20 नंबर की हेल्प आपको मिल जाएगी। देखो 10 नंबर के तो आते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। 30 नंबर के आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें से क्या होगा कि भाई ये जो क्वेश्चंस है ना वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के ऊपर मैंने काफ़ी पिछले साल के पेपर देखे थे, उससे भी पिछले साल के पेपर देखे थे। न्यू स्कीम के तो वैसे पिछले साल का ही था मेन, तो वो मैंने नोट डाउन करके ये चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई है। तो हम करते हैं स्टार्ट इसको। तो ये आपका रेशियो देख लो, एवरेज 15 से 20 नंबर। अगर इस 1 घंटे का वीडियो हम कंप्लीट देख लेते हैं तो 15 से 20 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। और आपको पता है पास होने के लिए कितने चाहिए? 100 में से 40 नंबर चाहिए। और इंटरनल मार्क्स आजकल अच्छे ही जाते हैं, तो 18 से 19 नंबर इंटरनल मार्क्स चले जाएंगे। तो आपको एवरेज कितना चाहिए? 80 में से 20 से 22 नंबर। अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट में से ही 15 से 20 नंबर मिल रहे हैं, तो हमें लॉन्ग क्वेश्चंस को एक बार अगर छोड़ भी देना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को आपको कंप्लीट करके जाना है और इनमें नंबर भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब देखिएगा, अपन देखते हैं सबसे पहले RH फैक्टर। देखो HFP के अंदर ये RH फैक्टर एक ब्लड ग्रुप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब RH फैक्टर की बात करते हैं, उससे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? ब्लड की बात कर लेते हैं। देखो मैं इसके साथ साथ में क्या करूंगा कि भाई खाली यूं नहीं है कि क्वेश्चंस पढ़ा और उसका आंसर बता दिया, नहीं। हम इस वीडियो से ये फायदा होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड आसपास की चीजें जो आप लोगों को देखने को वहां पे मिल जाए। तो जैसे कि RH फैक्टर अपने सामने आया, ठीक है। अब देखो RH फैक्टर से रिलेटेड आपके सामने क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ब्लड का पूछ सकता है, डिफाइन ब्लड। क्या पूछ सकता है? डिफाइन ब्लड, कि भाई ब्लड क्या है। तो ब्लड आपका सभी को पता है कि भाई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि ब्लड सेल कितने टाइप्स की होती हैं। आप सभी को पता है ब्लड सेल 3 टाइप की होती है। कितने टाइप्स की होती है भी ब्लड सेल? 3 टाइप्स की, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। अब आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? RBCs का फंक्शंस बता दीजिए, WBCs का फंक्शन बता दीजिए, प्लेटलेट्स का फंक्शन बता दीजिए। ये देखो हम क्या करेंगे, कोई भी एक टॉपिक आए उसके आसपास की चीज़ों को लेके चलेंगे ना, तो हमारा क्या फायदा रहेगा कि कल को 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया RBCs के एनी 2 फंक्शन, क्या बताओगे भाई? हमने तो खाली RH फैक्टर पढ़ा था। ऐसा नहीं करना है, आसपास की चीज़ें भी हम लेके चलेंगे। जैसे अभी RBCs का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड को कलर देने का काम कौन करता है? RBCs करती है। जो ये रेड कलर है ना, ये किसके कारण है? RBCs के कारण। WBCs क्या करती है भाई? WBCs बॉडी के अंदर क्या करेगी? डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें भी है ना, साथ साथ में जो वीडियो देखते जा रहे हो ना, एक नोटबुक ले लो, उसके साथ साथ में इनके फंक्शंस भी लिखते जाओ। 1-1.5 घंटे का है तो 2-3 पेज इसके आपको कंप्लीट लिखने हैं। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग का। क्या काम है भाई? ब्लड क्लोटिंग का। तो देखो ब्लड के जैसे रिलेटेड में क्या क्या पूछ सकता है? डेफिनेशन ब्लड की, और ब्लड सेल के बारे में पूछ सकता है। और एक ब्लड ग्रुप का आता है, तब ब्लड ग्रुप आप सभी को पता है 4 होते हैं। कौन से भाई? A, B, AB और O, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ABO ब्लड ग्रुप। अब अपन चल लेते हैं RH फैक्टर ब्लड ग्रुप की ओर। तो अब देखिएगा RH फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके ओर चलते हैं। अब देखो AB और O के अंदर एक बार आपसे
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सपेक्टर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ये हर किसी को भी दे सकते हो आप। ए वाले को भी दे सकते हो, बी वाले को भी दे सकते हो, और ए बी वाले को भी दे सकते हो, और ओ वाले को तो दे ही सकते हो। जबकि यूनिवर्सल एक्सपेक्टर कौन सा है? ए बी है, सबसे ले सकता है पर दे किसी को नहीं सकता। ये एक चीज का ध्यान रखना। और बेचारा ओ सबको दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता, सिर्फ ओ से ही ले सकता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये भी चीज नोट कर लेना भाई, है ना, नोटबुक के अंदर ये भी चीज नोट करते हुए चलना है आप लोगों को। अब आगे देखते हैं अपन आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ज्यादा चांस रहेगा 1 नंबर का या 2 नंबर के क्वेश्चन का। देखो आरएच फैक्टर क्या होता है, जैसे अपन ने ब्लड ग्रुप, अगर मेरा ब्लड ग्रुप का एक वीडियो आया हुआ है, जाके देख लेना, ठीक है। तो आरएच फैक्टर में क्या होता है कि भाई आरएच फैक्टर मतलब कि ये प्रोटीन फाउंड करता है आपके ब्लड के अंदर, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये ब्लड के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 फॉर्म में होता है। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आरएच, अगर किसी के ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है, जैसे कि मेल और फीमेल का अपन एक एग्जांपल ले लें, मेल में आरएच फैक्टर है, फीमेल में नहीं है, ठीक है। कल को उन दोनों की शादी हो गई, अब होने वाला फर्स्ट बेबी तो इजीली हो जाता है, लेकिन सेकंड बेबी में ये रहता है कि या तो उस बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है, बच्चा पूरा मतलब मैच्योर नहीं हो पाता, या फिर उस लेडी में वो तकलीफ हो सकती है। तो आरएच फैक्टर वहाँ पे आपका बड़ा रोल अदा करता है। तो अपन देखते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। द आरएच फैक्टर इज ए प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड कंपेटेबिलिटी। तो ब्लड की कंपेटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरएच फैक्टर आपका बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी के मतलब जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना अपन, एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं कि भाई उसमें कमी हो गई है, अब उसके अंदर आरएच फैक्टर है ही नहीं, और आपने आरएच फैक्टर वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया ना, तो सीधा ही अंदर जाएगा और क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रप्चर होने लग जाएगी, उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हमें दोनों का आरएच फैक्टर चेक करना चाहिए, है ना। और अपने इंडिया के अंदर तो कुंडली देखते हैं, फॉरेन के अंदर आरएच फैक्टर चेक किया जाता है अगर किसी की शादी हो रही है तो। ये चीज़ें यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए कि भी इन फ्यूचर कभी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आरएच फैक्टर से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो आप ये लाइन लिख के आ सकते हो कि भाई ये आपके आरबीसीज के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? ब्लड कंपेटेबिलिटी। समझ गए ना, किसके लिए? ब्लड कंपेटेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिएगा सेकंड नंबर पे आता है टिश्यू। देखो टिश्यू से पहले थोड़ा सा सेल के बारे में भी देख लेते हैं अपन। सेल क्या है ना, सेल मिलकर ही तो टिश्यू बनाती है। तो आपसे सेल से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखो सेल डिस्कवर बाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, रॉबर्ट हुक, है ना। तो रॉबर्ट हुक द्वारा डेड सेल डिस्कवर की गई थी। ऐसे भी पूछ सकता है लिविंग सेल डिस्कवर बाई। तो लिविंग सेल किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी भाई? लिविंग सेल किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? एंटन लेवेनहॉक, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। और आपको सेल के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? मतलब सेल का एक डायग्राम पूछ सकता है आप लोगों से 2 नंबर का, है ना, कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल। तो बहुत शॉर्ट है, आपको इस तरीके का बना लेना है, बीच में न्यूक्लियस लगा देना है, एक ऊपर सेल मेम्ब्रेन बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिख लेना, यहाँ पे न्यूक्लियस लिख लेना, ठीक है, गोल्जी बॉडी, इस साइड में लाइसोसोम, इस साइड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इस तरीके के अगर आप लेबलिंग बना के वहां पे आ जाते हो, और बीच में ये जो लिक्विड है ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, तो ये बहुत ही जल्दी और रैपिड क्लास होगी भाई, है ना, क्योंकि एक पूरा रिवीजन एक सार है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो वहां पे आप अच्छा परफॉर्म करके आ सको, कुछ ना कुछ चीजें लिख के आ सको। इस तरीके का डायग्राम बना के आते हो तो आपके 2 नंबर फिक्स। समझ गए ना। तो सेल का डायग्राम तो पूछेगा ही पूछेगा, बिना सेल के डायग्राम के पेपर एचएफपी का तो क्या है भाई, अधूरा है ना। सेल से रिलेटेड तो आपसे चीजें पूछेगा ही पूछेगा। अब चलते हैं अपन टिश्यू की ओर। टिश्यू क्या है?
अगर आपसे ऐसे पूछ लेना व्हाट इज टिश्यू या फिर डिफाइन टिश्यू, तो सीधा सीधा एक ही लिख देना है, ए ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू। मतलब एक जब सेल का सिमिलर ग्रुप मिलकर एक टिश्यू को फॉर्म करता है, तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखिएगा सिमिलर सेल की जरूरत क्यों है, इसको दिमाग लगाने की जरूरत है ना अपन को, भाई सिमिलर सेल ही क्यों चाहिए, क्यों चाहिए भाई सिमिलर सेल। अब देखो बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम है ना, बॉडी के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है। अब जैसे लीवर बनाना है, अब लीवर छोटी छोटी सेल मिलकर ही तो बनी है ना। हार्ट बनाना है बॉडी में, लंग्स बनाने हैं। अब मुझे बताओ कि लंग्स एक ऑर्गन है, ऑर्गन कहां से आया, जैसे कि सेल, सेल से टिश्यू, और टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। अब मुझे बताओ कि भाई अगर सारी सेल एक जैसी होती तो ये अलग अलग कैसे बनते, फिर ऑर्गन अलग अलग बॉडी के सिस्टम कैसे बनते। तो ये क्या होता है, ग्रुप होता है सिमिलर सेल का। कभी सिमिलर सेल का ग्रुप बनकर लंग्स बना देगा। तो लंग्स के अंदर जितने भी बना हुआ है ना सेल से, वो सारी की सारी सिमिलर है। लीवर के अंदर जितनी भी सेल्स है वो सिमिलर सेल एक जैसी है ना। जैसे अलग अलग जाति के लोग नहीं होते, ठीक है, जैसे कि अपन कहते हैं ना भाई ये ब्राह्मण जाति का है, ये राजपूत जाति का है, तो एक राजपूत जाति एक कम्युनिटी हो गई ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कम्युनिटी बनाकर एक लीवर को बना दिया, सेल की एक सिमिलर कम्युनिटी बनकर लीवर को बना दिया। तो आपको सीधा सीधा टिश्यू के बारे में क्या बता देना है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल नॉन एज ए टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के बारे में क्वेश्चन पूछेगा एक क्लासिफिकेशन पूछता जरूर है टिश्यू के बारे में। टिश्यू का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स के होते हैं, कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। फिर एपिथेलियल को और क्लासिफाई कर दो, कनेक्टिव को और कर दो, है ना, मस्कुलर को और कर दो। ये क्वेश्चन आता ही आता है आपसे 2 या 3 नंबर का पूछेगा। जैसे कि टिश्यू का क्लासिफिकेशन जैसे ही पूछे, आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना है, ऐसे लिखा टिश्यू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और फाइनली नर्वस। ये 4 टिश्यू होते हैं भाई, समझ गए ना। अब 4 टिश्यू में भी आपका आ जाता है एपिथेलियल। एपिथेलियल में भी क्यूबोइडल, है ना, अलग अलग टाइप्स का, और आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और इसका एग्जांपल दे देना, एपिथेलियल मेनली फाउंड इन स्किन। कहाँ पे होता है जी, स्किन। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इसका काम ही होता है प्रोटेक्शन करने का बॉडी का। तो स्किन आपकी क्या कर रही है, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। एक आपसे छोटा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी वो कौन सी है, स्किन है। सारे क्या करके आते हैं पता है, बिगेस्ट ऑर्गन पूछते हैं तब या तो लीवर या लंग्स करके आते हैं, है ना। तो लीवर है ना आपका बिगेस्ट ग्लैंड है, नॉट ऑर्गन। लीवर क्या है, बिगेस्ट ग्लैंड अगर पूछे कोई तब आपको लीवर करना है। और बिगेस्ट ऑर्गन पूछ लेना सबसे बड़ा, स्किन है, क्योंकि देखो स्किन कितनी बड़ी है, पूरी बॉडी को कवर करके रखी है। तो ये एपिथेलियल प्रोटेक्शन का काम करता है। कनेक्टिव के अंदर आप क्या एग्जांपल लिख के आओगे, ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज। इसके एग्जाम्पल में ये चीजें लिख के आ जाना है। आपसे कोई पूछ ले कनेक्टिव टिश्यू के एनी 2 एग्जाम्पल, तो आपको ब्लड, बोन, कार्टिलेज लिख देना है। मस्कुलर के अंदर तो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जितनी भी बॉडी की मसल्स है। अब ये मसल्स क्यों होती है, इनका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, स्ट्रेंथ देने का काम होता है मस्कुलर टिश्यू का। और नर्वस टिश्यू तो आप सभी को पता ही है ना। बिना नर्वस टिश्यू जितना भी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स हो रहा है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों के पास में एक मैसेज जा रहा है ना, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो सारा का सारा मैसेज जाना, बॉडी का मेंटेन होना, ये किसका काम है भाई, नर्वस टिश्यू का है। एक बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, किसी भी गर्म चीज़ को आप टच कर रहे हो, किसी भी ठंडी चीज़ को आप टच कर रहे हो, तो वो एक रिफ्लेक्स आता है, वो कहाँ से आता है, नर्वस टिश्यू से आता है। तो इस तरीके का आप एक क्लासिफिकेशन बना के शो करके आओगे तो 2 नंबर का आ गया मानो, तो इस तरीके से आपके 2 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस अपने साथ साथ में रेडी हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को
कंप्लीट देखते हुए लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली देखोगे तो चलो दिमाग में तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है फार्मेसी वालों के, लिखने में। लिखना कैसे पड़ेगा? जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां लिख पाओगे। वहां पे अगर दिमाग में तो सब सेट है कि हाँ यार सर ने ऐसे बोला था ये चीज है, अब एपिथेलियल की स्पेलिंग ही नहीं आ रही, तो वहां पे स्पेलिंग अगर पूरी पूरी गलत लिख के आओगे तो फिर नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत चलता है ना भाई, कि ग्रुप का अगर आप लिख रहे हो आर खा गए तो अगले को लगेगा हाँ यार थोड़ा बहुत बच्चे ने जल्दीबाजी में लिख दिया होगा, लेकिन ग्रुप की जगह तो आप तो जी की जगह तो JROUP लिख के आ रहे हो। मैंने देखा है काफी कॉपियां आती है, चेक करते हैं तो वहां पे ग्रुप की ऐसे ऐसे स्पेलिंग लिख के आते हैं लड़के, अब उनको नंबर कैसे दें, है ना? तो ऐसे तो फिर स्पेलिंग देख के उनको फेल करने का मन करता है। तो इसका भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं लिम्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? लिम्फ आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई लिम्फ है क्या। तो लिम्फ क्या है आपका? लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड दैट सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ आपका क्या है? बॉडी फ्लूइड है, जिसका काम क्या है कि भाई ये क्या करता है, कलरलेस फ्लूइड होता है एंड दैट सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। कहां पर? लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करता है एंड कैरिंग व्हाइट ब्लड सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखिएगा लिम्फ अपने साथ साथ में किसको कैरी करता है? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को। अब देखिएगा लिम्फ का मेनली काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म। समझते हो क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म किसको कहते हैं भाई? देखो डिफेंस मैकेनिज्म का सीधा सा एक मैं बता देता हूं आप लोगों को। डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जा रहा है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम किसका होता है? WBCs का। ये WBCs को कैरी कर रहा है अपने साथ में, और बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी कैरी करता है ताकि वो बॉडी से बाहर रिमूव कर सके। तो ये लिम्फ का मेनली फंक्शन होता है। तो लिम्फ के बारे में आप लोग अगर आपसे कोई पूछ लेना व्हाट इज लिम्फ, तो सीधा सीधा ये चीज लिख के आ जाना, लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड दैट सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम कैरिंग व्हाइट ब्लड सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज अटेंड करके आनी है। अब आगे देखते हैं अपन टिटनस, कि भाई टिटनस क्या है। ठीक है ना, टिटनस क्या है? अब देखो टिटनस एक बीमारी है, आप सभी को पता है। कैसे होती है टिटनस? कैसे होती है? कोई कहता है ना यार लोहे से लग गई तो उसको टिटनस हो गया, सुना है ना ऐसा? सुना है कि नहीं सुना है? कि भाई कोई ऐसा लोहा होता है, मतलब जंग खाया हुआ लोहा या बहुत ही पुराना लोहा, उसको ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो क्या करता है ये? टिटनस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट लीड टू मसल्स स्टिफनेस एंड स्पास्म। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इन्फेक्शन कोज होगा तो जो आपकी मसल्स होंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा, मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी। ये टिटनस का काम होता है। और ये कौन सा इन्फेक्शन है भाई? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक है ये, आपका सोशल फार्मेसी में भी देखने को मिल जाएगा और HBA में तो नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाती है। अब देखते हैं अपन मेनोपॉज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। मेनोपॉज किसे कहते हैं? आएगा व्हाट इज मेनोपॉज, डिफाइन मेनोपॉज। 100% आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चंस, इसको नोट डाउन कर लेना। मेनोपॉज इज दैट नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस मार्किंग द एंड ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर्स। देखो मेनोपॉज एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो फीमेल के अंदर जो पीरियड्स आते हैं ना पर मंथ, जो पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, वो बंद हो जाती है। वो बंद होने की स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेनोपॉज कहते हैं। और जब वो पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो फिर वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है ना उसी समय फिर उनके बॉडी में ओवा बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, है ना। और जब ओवा बनेंगे तब वो स्पर्म के साथ में क्या हो सकेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो आगे वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन
इनकी एक एज होती है 50 से 60 के समथिंग, है ना, 50 से 60 ईयर के बीच में ये मेनोपॉज होता है ना, लास्ट पीरियड्स, है ना। उसके बाद में कभी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी, उस प्रोसेस को मेनोपॉज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना भाई लोगों। आगे अपन देखते हैं टैक्सोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है और एक कोग्नोसी में भी देखने को मिल सकता है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, है ना। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि भाई जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म प्राणी हो, उन सब के बायोलॉजिकल नेम क्या है, उन सब की फैमिली क्या है, उन सब की क्लास क्या है, उसका एक क्लासिफिकेशन बनाना, उन सबको अलग अलग क्लास में रखना, अलग अलग फैमिली में रखना, अलग अलग बायोलॉजिकल नेम रखना, ये सारा का सारा काम किसका है? टैक्सोनॉमी का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चीज को आपको खास तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। अब एक साइटोलॉजी देखते हैं अपन, है ना। साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी ये दो चीजें होती है, इन दोनों को आप लोगों को, दोनों में से एक चीज पूछ सकता है आपसे। देखो साइटोलॉजी का मतलब क्या है? सेल की स्टडी करना। सेल मतलब समझते हो? कोशिका। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, और हिस्टोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या हो गया भाई? स्टडी ऑफ टिश्यू। ये क्या हो गया आपका? हिस्टोलॉजी। ये क्या हो गया? साइटोलॉजी। समझ गए ना? तो स्टडी ऑफ सेल नॉन एज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू नॉन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये पूछ लेते हैं कभी कभार हिस्टोलॉजी की डेफिनेशंस, साइटोलॉजी की डेफिनेशन। आगे अपन देखते हैं पैथोलॉजी। अब देखिएगा पैथोलॉजी क्या, आपने कभी नाम सुना है क्या? पैथोलॉजी लैब, ऐसा सुना है ना नाम? क्या होता है वहां पे पैथोलॉजी लैब में? क्या होता है भाई बताना, पैथोलॉजी लैब में क्या होता है? पैथोलॉजी लैब में क्यों जाते हैं अपन? पैथोलॉजी लैब में क्या करने के लिए जाते हैं? कोई बता सकता है आप में से? कमेंट कर देना कि भाई पैथोलॉजी लैब में क्यों जाते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए, है ना। कि जिनको पता है भाई पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि हम पता लगा पाएँ कि भाई पैथोलॉजी लैब में क्या है। ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ। ठीक है, कमेंट भी कर देना आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, देखो पैथोलॉजी का मतलब होता है इज द स्टडी ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेज। अब देखो पैथोलॉजी लैब के अंदर क्या होता है, इसलिए बनाई गई है ना कि वो डायग्नोसिस करने के लिए भी कौन सी बीमारी किसके द्वारा फैली गई है ना, किसके द्वारा फैलाई गई है। जैसे हम क्या करते हैं, एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सीबीसी रिपोर्ट करवाई आपने, नॉर्मल सी सीबीसी रिपोर्ट करवाई, सीबीसी रिपोर्ट करवाई तो आपको पता चल जाता है ना कि आरबीसीज कितनी है, डब्ल्यूबीसीज कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी। अब आपकी बॉडी में आरबीसीज कम हो गई और प्लेटलेट्स कम हो गई। अब आप और क्या टेस्ट लगाओगे, भाई प्लेटलेट्स क्यों कम हुई, आरबीसीज क्यों कम हुई। उसके बाद में आपको एक फर्दर आइडिया लग जाता है कि भाई इस बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन कर दिया है, उस वजह से ये प्लेटलेट्स कम हो गया। प्लेटलेट्स किस में कम होता है? डेंगू में होता है ना। किस में होता है? डेंगू में। अब डेंगू के अंदर क्या होता है? डेंगू के अंदर कौन इन्फेक्शन करता है? डेंगी वायरस। कौन होता है? डेंगी वायरस। अब ये डेंगी वायरस होती है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर देती है ब्लड के अंदर। जैसे ये ब्लड के अंदर इन्फेक्शन करेगी, आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। और आपको पता है ना कि प्लेटलेट्स का क्या रोल है, ब्लड को क्लॉट करने का प्लेटलेट्स के पास में रोल है। तो इससे क्या रहेगा, इससे क्या रहेगा कि भाई अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो आपको पता है कि फिर ब्लड का बहाव स्टार्ट हो जाता है, आंखों से, कान से, नाक से, है ना। फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमें पैथोलॉजी लैब के अंदर इन टेस्टिंग का पता चल जाता है। ओके, आगे अपन चलते हैं। अब आगे अपन देखते हैं, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर आप करना चाहो तो
आर्थ्रोलॉजी कर सकते हो, स्टडी ऑफ जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनके क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, आर्थ्रोलॉजी बोलते हो। ये आ सकता है लेकिन समटाइम्स ऐसा पूछा नहीं जाता, आपसे पूछा जाएगा तो भी जॉइंट डिसऑर्डर पूछे जाएंगे, जैसे कि गाउट हो गया, है ना, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो अपन जॉइंट डिसऑर्डर जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे करेंगे। अब आगे आता है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। ये क्या है? इस बीमारी के बारे में यार हर बार मैं देखता हूँ कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या क्या कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, इनको अपन देखते हैं कि भाई माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, इसको समझते हैं। देखिएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर दैट लीड टू मसल्स वीकनेस एंड फैटिगे। मसल्स में क्या होगी, वीकनेस होगी, फैटिगे होगी, मेमोरी लॉस होने लग जाएगी, उसको अच्छे से याददाश्त नहीं रहती है। ये माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज। आपके जो न्यूरोमस्कुलर्स होते हैं ना उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा। जब उनमें डिसऑर्डर आ जाता है ना तो बॉडी का मेमोरी सही नहीं रहता है ना, आप जो ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हो, पिछली चीज़ें आपको याद नहीं रहती है ना, थकाउट सी रहती है बॉडी के अंदर। ये माइस्थेनिया ग्रेविस के कुछ सिम्टम्स है और ये ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, मतलब अपनी ही इम्यूनिटी कभी कभार ऐसा कुछ कर देती है। आगे अपन देखते हैं साइनोवाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। देखो, साइनोवाइटिस करने से पहले आप लोगों को पता रहना चाहिए साइनोवियल फ्लूइड, क्या आइडिया रहना चाहिए आपको। साइनोवियल फ्लूइड ये कहाँ पे होते हैं, जॉइंट्स, बॉडी के जितने भी जॉइंट है वहां पे साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है मतलब एक देखो लिक्विड का टाइप। अगर ये साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट में है तब तक तो वो जॉइंट क्या रहेंगे, एकदम, कहते हैं ना ग्रीस, आपने नाम सुना है कभी, लगाते हो ना लुब्रिकेशन के लिए, जैसे फैन कभी आवाज कर रहा है तो वहां पे आप क्या कर देते हो, लुब्रिकेशन अप्लाई कर देते हो ग्रीस व्रीस को, ठीक है, तब वो क्या करता है, आवाज करना बंद कर देता है। तो ये जब तक साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट में है ना तब तक ये जॉइंट आवाज नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाता है फिर ये आप जैसे ही हाथ ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे कड़ कड़ की आवाज आने लग जाएगी। कारण क्या, वो ये लुब्रिकेशन का काम करता है, समझ रहे हो ना। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है लोगों के हाथ पैर दर्द करने लगते हैं ना, कारण क्या, इस साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है जी, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो ये साइनोवाइटिस क्या है इसको समझते हैं। साइनोवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन द जॉइंट। अब देखिएगा, जॉइंट्स के अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन आएगी उसको आप साइनोवाइटिस बोलोगे। और साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे अवेलेबल होता है, जॉइंट में। क्या काम है इसका, लुब्रिकेशन का। ये भी आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, आगे अपन चलते हैं। एपिफाइसिस क्या है भाई, इसको समझ लो। एपिफाइसिस इज द राउंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन टाइपिकली इन्वॉल्व इन जॉइंट फॉर्मेशन। अब देखिएगा, एपिफाइसिस का मतलब क्या है कि भाई ये जो जितने भी लॉन्ग बोन होती है, लंबी है ना हड्डियां होती है, क्या करते हैं कि वहाँ पे जॉइंट के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको आप क्या बोलते हो, एपिफाइसिस बोलते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन हिस्टोलॉजी। वैसे अपन साइटोलॉजी के साथ में हिस्टोलॉजी किया था, फिर भी देख लो। देखो, साइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसको देख लो आप, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। तो क्या करता है भाई ये, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, है ना, टिश्यू की स्टडी करना। आप टिश्यू की स्टडी कैसे करोगे, माइक्रोस्कोप होगा आपके पास में, सूक्ष्मदर्शी होगी, तो कोई भी टिश्यू, अब ऐसा तो है नहीं कि यार सारे टिश्यू को आप आंखों से देख लोगे, पॉसिबल थोड़ी है, कितने माइनर होते हैं, है ना, तो उनको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे और उनकी पर्टिकुलर स्टडी करोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या क्या होता है इनमें, इनका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, ये किस तरीके से काम करते होंगे। तो ये सारा का सारा अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही स्टडी करेंगे। अब आ जाता है आपका
व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना, शुरुआत की चीज है, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपने सब्जेक्ट का नाम है, तो कम से कम आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए अभी एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है ना। तो अब देखते हैं अपन एनाटॉमी का मतलब क्या होता है भाई। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिएगा, एनाटॉमी का मतलब सीधा शॉर्ट भाषा में मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। एनाटॉमी, वैसे जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहा है उनको तो ये चीजें पता होनी चाहिए भाई, अगर यही चीज नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक साल चीजें पढ़ चुके हो। देखो एनाटॉमी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ, किस किस की स्टडी करता है ये, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन। ठीक है, तो मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनका साइज क्या है, उनका शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्टडी करना आपका क्या कहलाता है जी, एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम। कि भाई आपके जो बॉडी के ऑर्गन है और सिस्टम है ना, इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहलाता है। समझ गए ना। तो देखो भाई, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, तो क्या है कि आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखकर वापस एक बार देखते हुए, पहले तो एक बार वीडियो देख लो, फिर आप वापस एक बार देखते हुए नोट बना लो। नोट बनाओगे ना, जो हैंड रिटन लिखोगे वही काम आना है, खाली देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा। नोट बनाते रहो समझते हुए चीजें, और जो बीच बीच में मैं चीजें लिखवा रहा हूँ ना, इनका भी साथ साथ में नोट बनाते रहो, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों की बहुत चीजें काम आएगी। समझ गए ना, ये क्या आएगी, इन फ्यूचर बहुत चीजें काम आने वाली है। और एनाटॉमी एंड फिजियो का डेफिनेशन तो पूछता ही पूछता है, हर बार पूछता है। आगे देखते हैं अपन क्रेनियल कैविटी। तो द क्रेनियल कैविटी इज द स्पेस विद इन द स्कल दैट हाउसेस द ब्रेन। अब देखो, आपका ये जो ब्रेन है ना, बड़ा ही सुरक्षित है, किससे, स्कल से, खोपड़ी से। अंदर ब्रेन है, कितना सेंसिटिव है, उसके ऊपर ये खोपड़ी है ना, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। जो ये हड्डियां नहीं दिख रही है ऊपर, आपका जो ये पूरा का पूरा स्कल है, तो ये किसको सुरक्षित है, अंदर चीज कौन सी सुरक्षित है, ब्रेन है। जैसे हार्ट होता है, अब हार्ट कितना सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, रिब्स, है ना, ये जो पसलियां हैं ये दे रही है। हार्ट की जो मसल्स है वो प्रोटेक्शन कर रही है। अगर ये चीजें नहीं होती तो वो कैसे सर्वाइव करता बेचारा, है ना। आपका ब्रेन के ऊपर ही अगर हड्डियां नहीं होती तो ब्रेन कैसे सर्वाइव कर पाता, कितने अपने कभी कभार लग जाती है ना। कभी हम जब खड़े होते हैं तब ऊपर कोई चीज है उससे लग गई, कभी गिर गए, वरना अगर ये स्कल ही नहीं होता तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कैसे मिलता, वो तो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है कि नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है क्रेनियल कैविटी। अब देखते हैं, द मेसेंट्री इज द फोल्ड ऑफ टिश्यू एट अटैच द इंटेस्टाइन टू द अब्डोमिनियल वॉल। अब देखो मेसेंट्री का मतलब क्या है, एक फोल्ड होता है जो ये क्या करती है, अटैच क्या करती है, इंटेस्टाइन को किससे अटैच करती है, ये अब्डोमिनियल वॉल से। ये अगर इंपॉर्टेंट वैसे मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर लोगे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब हमें लगते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाते हैं, तो ये उनमें है ना, कि भाई कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, इसको तो देते ही देते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये काफ़ी बार मैंने देखा हुआ है कि भाई मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखते हैं अपन एपेंडिकुलर स्केलेटन। व्हाट इज एपेंडिकुलर स्केलेटन, तो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आता है। क्या पूछेगा इससे, द एपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ लिम्स एंड देयर गिल्डलेस। अब देखिएगा, ये जो बोन्स ऑफ लिम्स होती है उसमें आपका ये एपेंडिकुलर, ठीक है, चलो रेडी ले लेते हैं अपन।
द एपेंडिकुलर skeleton consists of bones of limbs and their girdles. ठीक है ना, क्या है, गिर्डलस. ठीक है, आगे अपन देखते हैं ओसिटोसाइट क्या है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी ओसिटोसाइट्स. जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं ना 100%, उन पे थोड़ा ध्यान देना, गौर करना. ये ओसिटोसाइट्स पूछा गया आपसे, और मुझे लग रहा है इस बार तो पूछेगा ही पूछेगा, 100% आएगा ये. भाई ओसिटोसाइट्स क्या है तो देखिएगा, ओसिटोसाइट्स आर मैच्योर बोन सेल, है ना, मैच्योर बोन सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बोन टिश्यू. अब देखिएगा, ओसिटोसाइट्स मीन्स मेंटेन क्या करता है, बोन टिश्यू को मेंटेन करता है. उसको आप क्या बोलते हो, ओसिटोसाइट्स बोलते हो. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. मायोलॉजी किसको बोलते हो, बेसिक सी चीजें हैं. कौन सी चीज आपने पढ़, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, और अब फाइनली अपन पढ़ रहे हैं मायोलॉजी. 3 चीजें हैं, तीनों में से आप लोगों को खास तरीके से डेफिनेशन याद कर लेनी है. साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स. क्या है, मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स. जितनी भी मसल्स होती है बॉडी की, उनकी स्टडी करना आपका क्या कहलाता है भाई, मायोलॉजी. है ना, कि भाई ये मसल्स कितनी होती है, क्या काम करते हैं ये मसल्स, कहाँ कहाँ पे होती है, इसकी प्रॉपर स्टडी मायोलॉजी ब्रांच में हो जाती है. पूछ सकता है ये आपसे. अब एक कार्डियक आउटपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चंस आ सकता है. 100% का मतलब समझ गए ना, कि ये आपको या तो छोटे क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएगा, 3 नंबर के क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएगा. देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है. कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया गया ना, उस वैल्यू को कार्डियक आउटपुट कहते हैं. अब 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है भाई, अब आपने ये तो सुना होगा ना कि हार्ट 1 मिनट के अंदर कितना बार करता है बीट, 72. कितनी बार करता है, 72. अब 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम कर सकता है. तो सभी जने क्या करना कि भाई कार्डियक आउटपुट कितना वॉल्यूम 1 मिनट में पंप करता है, ये आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे देना, ताकि मैं पता लगा सकूं कि भाई कितना कार्डियक आउटपुट करता है, और आप लोगों को अभी पता लग सके कि भाई किन किन को नॉलेज है. ओके, फिर हम चलते हैं टेकीकार्डिया की ओर, कि भाई ये टेकीकार्डिया क्या है. तो टेकीकार्डिया के बारे में समटाइम्स ये छोटे क्वेश्चंस है जो आते ही आते हैं, हर बार आते हैं. टेकीकार्डिया इज द रैपिड हार्ट रेट, मतलब आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, रैपिड हो जाती है, उसको क्या बोलते हो, टेकीकार्डिया बोलते हो, है ना. तो टेकीकार्डिया इज द रैपिड हार्ट रेट यूजुअली अबाउ 100 बीट्स पर मिनट. अगर आपकी हार्ट 1 मिनट के अंदर अगर 100 से ऊपर बीट करने लग जाए, वैसे 1 मिनट में कितनी करनी चाहिए, 72, है ना. कि भाई हार्ट धड़कता कितनी बार है 1 मिनट में, 72 बार. अगर यही हार्ट 100 तक चला गया, 100 से ऊपर भी जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, टेकीकार्डिया. हार्ट रेट का बढ़ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, टेकीकार्डिया. ये टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं आपसे, तो इसका भी आपको खास तरीके से ध्यान रखना है भाई टेकीकार्डिया क्या है. उसके बाद में आप लोगों से पूछ सकता है व्हाट इज ब्रेडीकार्डिया. ब्रेडीकार्डिया के बारे में भी आप लोगों से ये चीज पूछेगा ही पूछेगा, और 100% ये चीज पूछेगा व्हाट इज ब्रेडीकार्डिया. तो ब्रेडीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट का स्लो हो जाना. क्या होता है, हार्ट रेट का स्लो हो जाना आपका क्या कहलाता है, ब्रेडीकार्डिया. ब्रेडीकार्डिया इज द स्लो हार्ट रेट टाइपिकली बिलो 60 बीट पर मिनट. अब देखो 1 मिनट के अंदर अगर 60 मिनट तक आ जाता है या फिर इससे नीचे आ जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, ब्रेडीकार्डिया बोलते हो ना. लेकिन नॉर्मल कितना होता है, हार्ट बीट कितना करता है नॉर्मल. अब देखो इसको समझ लो आप, टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया को. टेकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया
ब्रेडिकार्डिया। देखो टेकिकार्डिया का मतलब और ब्रेडिकार्डिया का मतलब, देखो नॉर्मल हार्ट रेट 72 होती है ना भाई, 1 मिनट के अंदर 72 के समथिंग होना चाहिए। लेकिन अगर हार्ट रेट बढ़ जाए उसको कहते हैं टेकिकार्डिया, और हार्ट रेट स्लो हो जाए उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब बढ़ कैसे जाती है, 100 या 100 से अब हो जाए उस प्रोसेस को टेकिकार्डिया, अगर 60 या 60 से कम हो जाए उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ब्रेडिकार्डिया बोलते हो। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको आपको खास तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन गायनेकोमेस्टिया क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस। देखो गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है, पुरुषों के अंदर महिलाओं के लक्षण आना, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया इज द इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल, मेल के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू का बढ़ जाना आपका क्या कहलाता है जी, गायनेकोमेस्टिया है। यह भी समटाइम्स पूछता है और आता है, आप लोगों से ये चीजें ऐसी पूछ ली जाती है। और अब आगे देखते हैं अपन ओसिटोप्रोसिस। ओसिटोपोरोसिस क्या है, तो ओसिटोप्रोसिस इज द मेडिकल कंडीशंस करेक्टराइज्ड बाय वीक हो जाती है आपकी बोन्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। अब देखो ओसिटोप्रोसिस में क्या होता है, जो हड्डियां होती है ना वो वीक हो जाती है, और हड्डियां इतनी वीक हो जाती है कि आप ऐसे मतलब सो रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई आपने वजन उठाया तो फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई काम कर रहे हो तो फ्रैक्चर थोड़ी होता है। अगर वो वीक हो जाती है, ओसिटोप्रोसिस एक हड्डियां वीक हो जाती है अपनी, तो वहाँ पे फ्रैक्चर के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उस प्रोसेस को ओसिटोप्रोसिस बोलते हो। ठीक है भाई, अब एक आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई व्हाट इज टेंडन्स, व्हाट इज लिगामेंट्स। ये आप लोगों से समटाइम्स कभी ना कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू। टेंडन्स क्या है, आर फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, है ना। और ये क्या करता है कि भाई जो आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या करते हैं, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। देखो टेंडन्स क्या करता है, मसल्स होती है ना, मसल्स से बोन को कनेक्ट करने का काम किसका है, टेंडन का काम है, और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होता है। लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स ऑन द अदर हैंड कनेक्ट बोन टू अदर बोन, और लिगामेंट्स का काम होता है एक बोन से दूसरी बोन को आपस में कनेक्ट करके रखना। टेंडन का काम है मसल से बोन को कनेक्ट करके रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन, आपसे पूछेगा। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देना भाई, VIP, VIP क्वेश्चंस में डाल देना। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज लिगामेंट। ठीक है, तो टेंडन का आप क्या लिखोगे, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम टेंडन्स का है, और उनके मूवेबिलिटी या फिर आप ऐसे कह सकते हो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और लिगामेंट्स किसके लिए होते हैं, ऑन द अदर हैंड एंड कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द जॉइंट्स। ये HFP में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये जो टेंडन्स और लिगामेंट्स के मुझे एग्जांपल्स देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना आप लोग कि भाई टेंडन्स और लिगामेंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, ताकि एक आइडिया लग सके। अब देखते हैं अपन आगे, हायालिन कार्टिलेजेस एंड इलास्टिक कार्टिलेजेस। अब देखो हायालिन कार्टिलेजेस एंड इलास्टिक कार्टिलेजेस में क्या अंतर है, तो हायालिन कार्टिलेज इज द फ्लेक्सिबल एंड रीसाइलेंटेड टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड इन जॉइंट। तो ये क्या करते हैं कि भाई ये जो कार्टिलेज होते हैं ये फाउंड कहाँ पे होते हैं, जॉइंट्स के अंदर। Will elastic cartilage is more flexible and found in structures like the outer ear। ठीक है, तो ये हो गया आपके हायालिन कार्टिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे अपन देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। चलो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है।